हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर। आज की जो टॉपिक है बेटा वो है अल्कीन। लास्ट टाइम हमने अल्कीन का लैबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया था और इथेनॉल था। तो हमने देखा था कि ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि ये अल्कोहल में से क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को खींच लेगा। मैं आपको दिखाया भी था, ये देखिए C2H5OH था। इसमें मैं ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर चुका है। बस मैं एक शॉर्ट में थोड़ा बात बताऊंगा आपको कि जब CH3CH2 आप लेते हो और उसमें OH होता है और जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 देते हो तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सैंपल में से, इस कंपाउंड में से वो H2O को निकाल देगा। जब आप सोचो अगर इसमें से आप H2O को माइनस करोगे तो क्या होगा, H2O को माइनस करोगे मतलब इसमें से एक ऑक्सीजन घट जाएगी और दो हाइड्रोजन घट जाएगी। अगर दो हाइड्रोजन निकालोगे तो देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, ये फॉर्मूला CH2 आएगा कहीं ना कहीं। देखिए यस और नो, देखिए इसमें हाइड्रोजन पहले कितने हैं, 6 थे, अभी कितने 4 हाइड्रोजन हो गए क्योंकि 2 हाइड्रोजन आपने निकाला है और ये ऑक्सीजन निकाला है। तो ये CH2CH2 फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम लोग इथीन कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। एग्जामिनर आपसे चाहे तो ये भी पूछ सकता है कि जब आप अल्कोहल का रिएक्शंस या इथेनॉल का रिएक्शन जब आप सॉलिड कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ करते हो तो फिर रिएक्शंस कैसे होता है। रिएक्शन तो ऐसे ही होगा बट वो रिएजेंट है कौन सा, तब आप बताइएगा। सर वो रिएजेंट का नाम है Al2O3, अल्युमिनियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम ऑक्साइड एक बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। Al2O3 ना देके आप चाहो तो फॉस्फरस पेंटा ऑक्साइड भी दे सकते हो, जिसका फॉर्मूला क्या है, P2O5 है। आप ये भी दे सकते हो। मैं बोलता हूँ ये आया कहाँ से, ये आप पूछ सकते हो सर Al2O3 फॉर्म कैसे होता है, तो ये बता देता हूँ मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 जो होता है, या आप मान लीजिए H3PO4, ये जो है फॉस्फोरिक एसिड जो है हमारा, जब आप अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हो ना तो आपका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है Al2O3 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो आपने क्या देखा कि जब किसी ऑक्साइड्स को या जब हाइड्रो ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है उसके ऑक्साइड और वाटर। ये जो ऑक्साइड है, इस ऑक्साइड में अभी पानी नहीं है। जब इसमें पानी नहीं है, जब किसी सैंपल में इसमें जब पानी नहीं है तो इसको हम लोग कहेंगे एनहाइड्रस कंडीशन। क्या कहेंगे इसको, एनहाइड्रस कंडीशन कहेंगे। तो ये एनहाइड्रस है, तो ये एनहाइड्रस ऑफ क्या है, अल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड है। तो Al2O3 जिसको हम लोग अल्युमिनियम ऑक्साइड कह रहे हैं, इसको हम चाहें तो एनहाइड्रस ऑफ AlOH3 भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए मेरे को अल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का एनहाइड्रस कंडीशन का प्रोडक्ट कौन सा है या कौन सा प्रोडक्ट होता है, तब कहिएगा आप कि अल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का जो एनहाइड्रस जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग अल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, जो एनहाइड्रस ऑफ अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। और ये जो अल्युमिनियम ऑक्साइड है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। याद रखिएगा, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। और ये कौन से फॉर्म में पाया जाता है, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो मैं इसे कह सकता हूं सर ये सॉलिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करता है, किसी भी कंपाउंड में से ये खींच लेता है। याद रखिएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ही बोलिएगा, ड्राइंग एजेंट मत बोलिएगा, क्योंकि ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में बहुत डिफरेंस होता है। ड्राइंग एजेंट फिजिकली रिएक्ट करता है किसी कंपाउंड के साथ और डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होता है वो केमिकली रिएक्ट करता है किसी भी कंपाउंड के साथ। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ये आपको समझ में अगर आ चुका है कि किस तरीके से रिएक्शंस होता है, ये आपको पता चल गया। अब देखिए ध्यान से, तो Al2O3 के जगह में आप चाहते तो P2O5 भी दे सकते हो। ये फॉस्फरस पेंटा ऑक्साइड, ये Al2O3 से भी बेहतरीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सॉलिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, शॉर्ट में अगर एग्जाम में मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इथेनॉल ले लीजिए, C2H5OH ले लीजिए, और इसमें हम दे दिए हैं अल्युमिनियम Al2O3 जो सॉलिड फॉर्म में है, और ये क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इससे भी बेहतरीन मैंने आपको बता दिया क्या है, बताइए, फॉस्फरस पेंटा ऑक्साइड P2O5 जो इससे भी बेहतरीन रिएजेंट है या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मैं आपको बहुत पहले भी कह चुका हूँ, जब अच्छा कैटालिस्ट या जब अच्छा बेहतरीन का रिएजेंट इसके कंपेयर में ये है, तो इसमें जो टेम्परेचर आप दोगे, मान लो इसमें आप टेम्परेचर दे रहे हो 350 डिग्री सेल्सियस दे रहे हो, तो इसमें आपको कम देना पड़ेगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत बेहतर है कंपेयर टू Al2O3 के। तब आपको यहाँ पर टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। टेम्परेचर आप यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस दोगे। आप चाहो तो केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें 273 ऐड कर दो तो 623 केल्विन हो जाएगा। इसमें ऐड कर दीजिएगा आप तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी 523 केल्विन कन्वर्ट हो जाएगी ये।
अगर इसमें करोगे तो केल्विन में कहो या सेल्सियस में कहो एक बात है। तो बेटा यहाँ सर क्या होगा, यहाँ से आप H2O को निकाल लो। देखो ना, आप यहाँ से H2O निकालोगे तो ये फार्मूला हो जाएगा C2H2 हो जाएगा, सॉरी C2H4 हो जाएगा और H2O हमारा निकल गया। यहाँ पर भी वही होगा, H2O को निकाल दो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना तो H2O को निकाल देता है। H2O को निकालने के बाद जो फार्मूला आएगा वो लिख दोगे। और C2H4 क्या होता है सर, ये कुछ नहीं बल्कि सर ये इथीन होता है, जो आपको मालूम है ये इथीन होता है। तो आपका इथीन का प्रिपरेशन हो गया इस तरीके से। लास्ट टाइम जो हमने प्रिपरेशन ऑफ इथीन सीखा था ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन था। ये जो ये सीख रहे हैं ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन नहीं है, ये नॉर्मल मेथड है हमारा। ये मैंने बस क्वेश्चन यहाँ से ये उठ सकता था कि अगर लिक्विड, जैसे कि हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम लोग लिक्विड का डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं, तो हम लोग नॉर्मल अगर मेथड से अगर करना चाहें तो हम लोग अगर सॉलिड मेथड से करना चाहें तो लिक्विड के जगह हम चाहें तो सॉलिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी दे सकते हैं Al2O3। टेम्परेचर में बेटा याद रखिएगा, टेम्परेचर में कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 350 डिग्री सेल्सियस ना देके अगर टेम्परेचर आप कम देते हो, Al2O3 दिए हो और 250 डिग्री सेल्सियस दिए हो, तो फिर याद रखिएगा फिर उस समय हमारा अल्कीन नहीं होगा, कोई और प्रोडक्ट पैदा हो जाएगा। वो प्रोडक्ट का नाम है ईथर हो जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पर इतना बताया मैं, इतना 10 के लिए काफ़ी अच्छा है, एडवांस क्लास 10 के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ये हमारा इथीन फॉर्मेशन हुआ इस टेम्परेचर में। अगर उससे भी अच्छा बेहतरीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालेंगे, सॉलिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालेंगे तो ये इथीन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसमें टेम्परेचर कम लगता है, एक खास बात ये है। और Al2O3 दीजिएगा, यही दिएगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पर टेम्परेचर कम दीजिएगा तो फॉर्मेशन हमारा होगा ईथर, अल्कीन नहीं। तो ये एक पार्ट समझ में हमको आ चुका है। नेक्स्ट प्रिपरेशन में सिखाता हूँ। ये तो हमने देखा प्रिपरेशन कैसे, इथीन कैसे प्रिपरेशन होता है। मैं और एक मेथड दिखाता हूँ प्रिपरेशन ऑफ इथीन। उस स्टेप का, उस रिएक्शन का नाम है, याद रखिएगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो मैं जो दूसरा मेथड जो है इथीन का प्रिपरेशन का, वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है। देखिए, डी मतलब होता है रिमूवल, आपको मालूम है। हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूवल, और हैलोजन का मतलब आपको मालूम होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब चीज़ों का रिमूवल। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे हैलोजन में, वो डिस्कस करेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन को लेकर। फ्लोरीन और आयोडीन को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में हीट पैदा करता है, और ये रिएक्शन का काफ़ी कोई खास यूज़ नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, और आयोडीन का भी कोई खास यूज़ नहीं है। तो जनरली जिसका यूज़ होता है वो है क्लोरीन और ब्रोमीन का यूज़ होता है। तो मान लीजिए एग्जामिनर आपको दिया है C2H5Cl। देखिए, अगर मैं इसको खोल के लिखूं अच्छे से तो ये होगा CH3 CH2 और Cl होगा, जिसको हम लोग इथाइल क्लोराइड कहते हैं या क्लोरोइथेन कहते हैं। तो ये इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, इसके साथ अगर जब आप एल्कोहलिक KOH दीजिएगा, एल्कोहलिक मतलब होता है इसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा रहेगी KOH में, एल्कोहलिक KOH दीजिएगा। और कैसा एल्कोहलिक, याद रखिएगा, हॉट और कंसनट्रेटेड दीजिएगा, हॉट एंड कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेट का मतलब इसमें पानी बिल्कुल भी मिला नहीं होना चाहिए। तो जब आप ये दीजिएगा तब याद रखिएगा इसमें से डी मतलब रिमूवल, किसका, हाइड्रोजन और क्लोरीन का, मतलब इसमें से हाइड्रोजन को भी निकालोगे और क्लोरीन को भी निकालोगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3, यहाँ लिखता हूँ CH2, ये जो Cl लिखा है मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, और यहाँ पर CH3 है ना, मैं इसको CH2 लिख के एक H इसमें से निकाल के ऐसे कर देता हूँ। और मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, यहाँ से HCl कट के निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो देखिए क्या हो गया आपका CH2, और ये बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड यहाँ पे लगेगा क्योंकि HCl निकल चुका है, कार्बन के पास अभी यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड नहीं होते, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, क्योंकि देखिए कार्बन का एक बॉन्ड आपको दिख रहा होगा और 2 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, तो 3 बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड बना दीजिए यहाँ पर। अब ये इथीन बन गया। तो हमने क्या देखा कि किसी अल्काइल हलाइड से, ये हमारा क्या है, अल्काइल हलाइड है, अल्काइल हलाइड से किस तरीके से हम लोग एल्कीन की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये हम लोग हॉट कंसनट्रेटेड एल्कोहलिक KOH जब हम लोग किसी अल्काइल हलाइड में देंगे तो इथीन फॉर्मेशन होगा। यहाँ से हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों का रिमूवल है, इसलिए हम लोग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। एडवांस क्लास 10 के लिए मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा कि बेटा जो आप डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जिसे आप कहते हो, इसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। इसको और एक नाम से हम लोग बोलते हैं बेटा, उसका नाम है सेट जेफ रूल कहते हैं इसको, याद रखिएगा, सेट जेफ रूल, SAYT जेफ GE सेट जेफ्स रूल कह सकते हो, सेट जेफ रूल कह सकते हो, उल्टा भी आप कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जेट सेफ भी कह सकते हो, थोड़ा सा स्पेलिंग अलग हो जाती है, जेट सेफ रूल भी कह सकते हो। तो जेट सेफ कहिए, सेट जेफ कहिए, बीटा इलिमिनेशन कहिए। और याद रखिएगा ये जो रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शन एक पाथ को फॉलो करते हैं, वो है E1 रिएक्शन।
अभी U1 क्या होता है बाद में बताऊंगा, जब आप लोग पढ़ोगे 11 तब पढ़ोगे। तो ये याद रखिएगा बेटा, जो डिहाइड्रो हैलोजेनेशन जो रिएक्शंस है इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं, सेट-जेफ रूल या जेट-सेफ रूल। और ये जो रिएक्शंस है वो कौन से पाथ को फॉलो करता है, तो वो E1 रिएक्शन को पाथ को फॉलो करता है। इसमें जनरली रिएक्शंस होता है अल्काइल हैलाइड का इथीन पे, अल्काइल हैलाइड से इथीन का प्रिपरेशन होता है, याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा डिहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन में। आप चाहते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी दे सकते थे, CH3CH2 और ब्रोमीन भी दे सकते थे, ठीक, हुबहूब वही लिखते, अल्कोहलिक KOH हॉट कंसनट्रेटेड लिखते, ठीक, यहाँ पर भी वही होता। मैं इसको फिर से लिखता हूँ, CH3CH2 ये रहा Br, इसमें से एक H निकालिए, इसको CH2 कर दीजिए, इसको काट दीजिए और फिर से यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा। और ये कटने के बाद जो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बनता है वो HCl बनता है, यहाँ से जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो HBr बनता है, ये ना भूलें। तो इस तरीके से होता है, ठीक है, रिएक्शंस हमारा, ठीक। ये तो हमारा हो गया, आपको समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग अल्कीन का प्रिपरेशन करते हैं, ये है हमारा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अब दिखाता हूं मैं कि अल्कीन की ये तो प्रिपरेशन थी, अब मैं दिखाता हूं अल्कीन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि अल्कीन में हम कुछ रिएजेंट डालेंगे और अल्कीन में जब हम लोग कुछ रिएजेंट ऐड करेंगे तो अल्कीन किस तरीके से प्रोडक्ट निकालेगा उनके साथ हम वो देखेंगे। एक सबसे छोटा सा अल्कीन आपको मालूम है इथीन होता है, ये इथीन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। मान लीजिए इथीन के साथ अगर मान लीजिए हम देते हैं Cl2 या Br2 देते हैं मान लीजिए, तो मान लीजिए अगर मैं इसमें क्लोरीन दूंगा तो याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टी, तो याद रखिएगा इथीन की केमिकल प्रॉपर्टी एक पाथ को शो करती है, वो है एडिशन रिएक्शन, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा केमिकल प्रॉपर्टी जो है ये पूरी एल्कीन की जो कितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी आप 10 पढ़ो 11 पढ़ो जो भी पढ़ो बेटा, याद रखिएगा ये हमेशा एक ही पाथ को फॉलो करता है, वह एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसके पास है डबल बॉन्ड और जहां पर डबल बॉन्ड होगा वो रिएक्शन एडिशन रिएक्शन शो करने में बिल्कुल माहिर होंगे। तो यहां पर मैंने Cl2 दिया, Cl2 का जब आप करोगे, Cl2 का जब इथीन में करोगे तो एडिशन होगा। एडिशन मतलब ये दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन इस कार्बन के पास चल जाएगा और एक क्लोरीन इसके पास चल जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा, CH2 CH2 यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl दिखेगा। तो ऐसा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। आप चाहो तो Cl2 ना देके आप चाहो तो Br2 भी दे सकते हो, ब्रोमीन भी दे दो, तो फिर वही कहानी होगा जो क्लोरीन के साथ हुआ, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट बनाया। इसके IPC भी कर सकते हो आप 1,2, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन बोल सकते हो। इसको भी लिख सकते हो 1,2, देखो ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन। मैंने IPC सिखा चुका है तो यहाँ पर मैं IPC की बात नहीं करूँगा आप लोगों को, डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ। एक बात और, जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन दिया तो आप मुझसे कह सकते सर तब आप क्लोरीन ब्रोमीन दिए हो तो I2 भी दे दो सर। अगर मैं I2 देता हूँ तो याद रखिएगा कोई बात नहीं, यहाँ पर आयोडीन और यहाँ पर आयोडीन तो लग जाएगी, पर ये बहुत बहुत स्लो स्टेप है, बहुत बहुत स्लो स्टेप। मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेंशन कर चुका है फ्लोरीन की प्रॉपर्टी और आयोडीन की प्रॉपर्टी। तो I2 जो एडिशन रिएक्शन भी करेगा वो बहुत स्लो रिएक्शन करेगा। और याद रखिएगा बेटा ये जो रिएक्शंस होता है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है। ये मॉलिक्यूल बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर से ये मॉलिक्यूल अपने आप में टूट के ये मॉलिक्यूल फिर से अल्कीन में चल जाएगा। इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को फॉलो ज़्यादा नहीं करते। आप F2 भी मत दीजिएगा कभी, क्योंकि आपको मालूम है ये रिएक्शन काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ये इस टाइप के रिएक्शंस का कोई यूज़ नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो हमने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिया। अब मान लीजिए मैं अगर इसमें एडिशन शो करता पानी का, H2O का, एसिडिक मीडियम में करते हैं। याद रखिएगा एसिडिक मीडियम मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब आप अल्कीन का रिएक्शन करवाइएगा तब क्या होगा। आपको मालूम है कि H2O टूटता कैसे है। H2O टूटता है H+ और OH- में। इस फॉर्म में H2O एग्जिस्ट करता है। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल, इसे हम लोग हाइड्रोक्सिल कहते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसका भी एडिशन होगा, सिंपल सी बात है, एक H यहाँ ऐड कर दीजिए, एक OH यहाँ ऐड कर दीजिए। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ ऐड करनी है बच्चे और कुछ नहीं करनी है। तो यहाँ पर CH2 मैंने यहाँ पे लिख दिया OH और यहाँ पे लिख दिया H, तो ये बन गया। इसको सजा के आप लिख सकते हो कैसे, CH3 CH2 OH लिख सकते हो ऐसे। तो देखिए हमारा ये अल्कीन से अल्कोहल कन्वर्ट हो गया किस तरीके से। मैं ये दिया, हम यहाँ पर चाहें तो और भी दे सकते हैं, हम चाहें तो HCl दे सकते हैं, एसिड दे सकते हैं, HCl दे सकते हैं, HBr दे सकते हैं। HCl देंगे तो आपको मालूम है HCl कैसे टूटेगा, H+ और Cl- में। तो कोई भी हाइड्रोजन में H ऐड कर दीजिए, किसी भी हाइड्रोजन में Cl ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का दोनों जो मॉलिक्यूल है ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट सेम है। इसमें आप आराम से कहीं पर भी H और किसी में भी Cl ऐड कर सकते हो। तो इसमें मैं किसी में भी ऐड कर दूं बेटा तो ये CH3 हो गया और ये CH2Cl हो गया। देखिए ये क्लोरीन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और ये H मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा। याद रखिएगा ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और ये सब हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं जो प्रोडक्ट बना रहा है। तो मैंने HCl दिया, आप और भी दे सकते हो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो दो ठो होते हैं और एक दे सकते हो कि ये
इतना ये है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। इसमें आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल दे सकते हो। ये है रिडक्शन ऑफ अल्कीन। देखिए रिडक्शन ऑफ अल्कीन जब H2 दिए हो तो एक H यहाँ ऐड होगा, एक H यहाँ पर ऐड होगा। निकल और प्लैटिनम के प्रेजेंस में दीजिएगा, याद रखिएगा निकल और प्लैटिनम एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बिंग फिनोमेना शो करता है। मैंने एडजॉर्बिंग बोला है, एब्जॉर्बिंग नहीं बोला है। एडजॉर्बिंग का मतलब होता है निकल और प्लैटिनम के सरफेस में क्या होता है बेटा, ये जो इथीन होती है वो आराम से क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद में H2 गैस को हम लोग छोड़ते हैं और H2 गैस क्या करता है, इस इथीन के साथ रिएक्ट कर जाता है। नहीं भी समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, बस इतना आप जान के रखना कि निकल और प्लैटिनम जो है एक अच्छा खासा एडजॉर्बिंग प्रॉपर्टी शो करता है वो, ठीक है। और ये अच्छा खासा कैटालिस्ट भी है जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करवाता है। और इसमें H2 जब डालेंगे तो एक H यहाँ ऐड होगा, एक H यहाँ ऐड होगा, तो ये CH3 हो जाएगा और CH3 हो जाएगा, हमारा इथेन फॉर्मेशन हो गया। याद रखिएगा ये इथीन से जब एल्किन आप बनाते हैं तो इस रिएक्शन का नाम है, उस रिएक्शन का नाम है सेबेस्टियर सेंट्रेशन इक्वेशन या रिएक्शन आप कह सकते हो। सेबेस्टियर सेंट्रेशन रिएक्शन इसका नाम है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। क्लास 11 में सब पढ़ने को मिलेगा, पर एडवांस क्लास 10 के लिए बता रहा हूँ, आप सिर्फ प्रोडक्ट लिखोगे तो काफ़ी है। पर नाम कोई पूछे तो बोलना सेबेस्टियर सेंट्रेशन रिएक्शन। मैं स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट एक रिएक्शन पर बात करता हूँ। इस पर अगर हम अब इथीन की दो प्रॉपर्टी जो बहुत खास प्रॉपर्टी है उसको लेकर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलग से थोड़ा सा। एक तो मैं इथीन की प्रॉपर्टी बताऊंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लीजिए आप, ठीक है। जब इथीन लिया और आप इसमें डालिए KMNO4। जब आप KMNO4 लेते हो और KMNO4 ये कोल्ड KMNO4 होना चाहिए, रखिएगा कोल्ड और अल्कलाइन होना चाहिए। अल्कलाइन का मतलब होता है इसमें बेस होने चाहिए, तो कोल्ड और अल्कलाइन ले लो। कोल्ड अल्कलाइन जब KMNO4 आप लेते हो, KMNO4 याद रखिएगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और इसके प्रेजेंस में लेना पड़ेगा आपको H2O इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा इसमें जो रिएजेंट है वो H2O है और ऑक्सीजन है, और इन द प्रेजेंस ऑफ हम लोग KMNO4 जो एक क्या है, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बताइए मेरे को, यहाँ पे H2O है तो आपको तो मालूम है H प्लस और OH माइनस ऐसे टूटता है, ठीक। यहाँ पर एक ऑक्सीजन आपको दिख रही है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ दीजिए। मेरे पास समझाने के लिए कर रहा हूँ, हालांकि ऐसे होता नहीं है रिएक्शन, ये सब आपको 11 में पढ़ने को मिलेगा, पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि चीज़ों को आप इजीली समझ जाओ। तो ये OH और ये OH, एक OH इधर ऐड होगा, एक OH इधर ऐड होगा, तो ये बन जाएगा आपका CH2, ये रहा आपका OH इधर और ये रहा आपका OH इधर। तो ये हो गया क्या, दोनों कार्बन में OH जुड़ चुका है। इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग ग्लाइसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइसॉल। इसकी IPC कीजिएगा तो 1,2, तो 1,2 क्या लिखिएगा, 1,2 इथेन है, दो कार्बन है तो इथेन बोलिएगा। तो ये इथेन है, इथेन, और क्या है, ऑल है। इसमें क्या है, ऑल। कितने ऑल हैं देखिए, आपको मालूम होगा अल्कोहल को हम लोग ऑल कहते हैं, 2 ऑल है तो लिख दीजिएगा डाइऑल। तो इस तरीके से हम लोग IUPAC करते हैं। तो आप एक चीज़ बताता हूँ, ये जो KMNO4 बिफोर रिएक्शन इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है, याद रखिएगा। और आफ्टर रिएक्शन याद रखिएगा इसमें KMNO4 जो है वो MNO2 में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर, और इसका कलर होता है ब्राउन इन कलर, याद रखिएगा। तो क्या हुआ कि एल्कीन जब KMNO4 से रिएक्शन करता है तो याद रखिएगा पर्पल कलर का जो होता है या पिंक कलर का जो KMNO4 होता है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे ही पता चलता है कि जो गिवन सैंपल मैंने आपको दिया है वो अल्कीन है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब देगा, उस टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब देगा, उसमें कोई लिक्विड होगा या क्या मान लीजिए कोई गैस होगा, लिक्विड तो इथीन लेते नहीं जनरली, गैसेस फॉर्म में लेते हैं। और उसमें जब आप KMNO4 ड्रॉप ऐड कीजिएगा तो KMNO4 का कलर ब्राउन हो जाएगा। तो समझ जाइएगा जो यहाँ पर गैस है वो गैस का नाम क्या है, इथीन है या इथाइलिन है, जो बोल सकते हो आप, ये नाम दे सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इथीन का जो है उसका नाम है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका एप्लीकेशन तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो बहुत है, जितना मैं बोलूँगा उतना कम होगा। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, जब आप इथीन लीजिए CH2 डबल बॉन्ड C इथीन को, और इसके बहुत सारे थाउजेंड्स इथीन लीजिए, तो थाउजेंड्स इथीन ना लिख के आप एक काम करता हूँ, मैं पे n नंबर ऑफ इथीन्स लिख देता हूँ। और ये n नंबर जो है, n मतलब यहाँ पे 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, यहाँ पर थाउजेंड्स होंगे, कम से कम थाउजेंड्स, मतलब कम से कम ये नंबर जो होगा वो 2000 के रेंज से चलता है और 20,000 के रेंज पे लाई करता है, याद रखिएगा ये नंबर की वैल्यू। 5, 6 मत लिख दीजिएगा, समझे। तो ये जो इतने नंबर ऑफ इथीन्स को जब आप काफ़ी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में जब डालते हो, आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, टेम्परेचर मान लीजिए कम से कम दे दीजिए आप 200 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक, अगर इतना टेम्परेचर आप देते हो और प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा, कम से कम 2000 ATM देते हो, इतना प्रेशर देते हो, और कुछ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन जब कुछ आप इसमें सप्लाई करते हो तो ये इथीन जो है बेटा पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाता है। और पॉलीथीन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं CH2, ऐसे बॉन्ड बनाइएगा बाहर खींच के CH2 और यहाँ पर N लिख दीजिएगा।
इस तरीके से पॉलीथीन बनता है। ये जो मैंने लिखा है ये मोनोमर है। क्या मोनोमर मतलब सबसे छोटा सा पार्ट है ये, इसको हम लोग कहते हैं मोनोमर। तो ये मोनोमर ऑफ क्या है बेटा, इथीन है, याद रखिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमर, या आप इसको कह सकते हैं मोनोमेरिक यूनिट ऑफ पॉलीथीन। आपसे कोई पूछे कि मोनोमेरिक यूनिट ऑफ इथीन क्या होता है, तो कहिएगा पॉलीथीन होता है। क्या कहिएगा, सॉरी, इथीन होता है। तो मोनोमेरिक यूनिट ऑफ पॉलीथीन क्या है, तो कहिएगा इथीन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ पॉलीथीन इज कॉल्ड इथीन, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा ये जो मैंने बनाया है ये हमारा मोनोमर है। और याद रखिएगा मोनोमर ये नहीं है बच्चे हमारे, मोनोमर ये है, मैं गलती से लिख दिया। मोनोमर हमारा इथीन है, ये हमारा पॉलीमर है, ये हमारा पॉलीमर है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीथीन। क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। पॉलीथीन कहिए या पॉलीइथाइलिन कहिए, जो आपकी मर्जी वो कह सकते हो। पॉलीइथाइलिन, मालूम है इसका यूज़ कितना होता है, प्लास्टिक के यूज़ में होता है, बहुत यूज़ होता है, पॉलीथीन का यूज़ होता है, ठीक है। पॉलीथीन का यूज़ तो आपको मालूम है डे टू डे लाइफ में क्या है, ठीक है, जो भी हो, तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इथीन से पॉलीथीन बनता है। ये टेम्परेचर, ये प्रेशर और ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन दीजिएगा तो याद रखिएगा, ये जो प्लास्टिक का जो फॉर्मेशन करते हैं या पॉलीथीन की जो फॉर्मेशन करते हैं वो काफ़ी लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है, LDP में शॉर्ट फॉर्म में लिखा, लो डेंसिटी पॉलीथीन, मतलब कहीं से भी बीच से टूट जाएगा, फट जाएगा, कहीं पतला, कहीं प्लास्टिक आपने बनाया है तो कहीं पतला होगा तो कहीं मोटा होगा, तो ये लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है हमारी, याद रखिएगा। इस तरीके से पॉलीथीन को प्रिपरेशन करते हैं। हाई डेंसिटी अगर इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे कि मैंने लो डेंसिटी पॉलीथीन लिखा हूं, वैसे ही हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी बनता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है, उसमें जो टेम्परेचर इतना नहीं देना पड़ता, उसमें टेम्परेचर बस 100 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा और कैटलिस्ट ऐड कीजिएगा। कैटलिस्ट जैसे बता भी देता हूं मैं, TiCl4 + AlC2H5 होल थ्राइस, अल्यूमिनियम ट्राई इथाइल कहते हैं। और टिटेनियम टेट्राक्लोराइड जब दीजिएगा तो जो इथीन पॉलीथीन फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी हाई डेंसिटी पॉलीथीन पैदा होता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो इस्तेमाल किया जाता है हमारा इस्तेमाल किया जाता है किसी खास टाइप के विंडोज़ बनाने में, जिसकी काफ़ी थिकनेस होती है, जो काफ़ी मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जब हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाइएगा तो याद रखिएगा वो रेगुलर पैटर्न होता है। रेगुलर पैटर्न मतलब कहीं पतला मोटा नहीं होता, रेगुलर सरफेस होता है उसका, और कह सकते हैं वो क्रिस्टल शेप में होता है। और ये जो हमारा लो डेंसिटी पॉलीमर जो बनता है, याद रखिएगा ये हमारा एमरफस शेप में बनता है। एमरफस शेप मतलब समझिएगा बच्चा, एमरफस का मतलब समझिएगा कहीं पे पतला है तो कहीं पे प्लास्टिक मोटा है, तो उस टाइप के हम लोग प्लास्टिक्स को हम लोग कहते हैं एमरफस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप कहिएगा तो जहाँ पर एकदम स्मूथ हो, बराबर थिकनेस हो, उसे हम लोग, जैसे कि ये पेज ही जो है, मान लीजिए इसमें इस पेज की जो थिकनेस है वो बराबर थिकनेस है, तो इसे हम लोग क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर है। तो जो भी हो, तो ये जो HDP हाई डेंसिटी की भी पॉलीथीन बनती है, लो डेंसिटी की पॉलीथीन बनती है। क्लास 10 के जो सिलेबस में है वो लो डेंसिटी पॉलीथीन की है, वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया लो डेंसिटी, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। और यहाँ पर यह हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। तो इस तरीके से बेटा पढ़िएगा। तो इसमें मैंने क्लास 10 की टॉपिक तो पूरा कवर कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, और क्लास 11 का भी टॉपिक मैंने में बहुत घुसा दिया है। एक बात मैं और कहूँगा, लास्ट टॉपिक कहूँगा इथीन के साथ, जो मैंने लास्ट वीडियो में शायद ऐड नहीं किया था कैटालिटिक कंबशन में। जब आप ना इथीन को ना, जब आप O2 दीजिए, एयर के साथ जब रिएक्ट करवाइएगा ना, एयर जब दीजिएगा तो आपको मालूम है बनता है CO2 H2O बनता है, और येलो फ्लेम पैदा होता है, और ब्लैक शूटी फ्लेम पैदा होता है, और येलो फ्लेम पैदा होता है, ठीक ना। ये आपको मालूम था। इसमें अगर मान लीजिए आप एक्सेस में एयर दीजिएगा, किसमें, एक्सेस में अगर आप सप्लाई कीजिएगा ना, एक्सेस में एयर सप्लाई कीजिए तो CO2 फॉर्मेशन होगा, H2O फॉर्मेशन होगा, पर याद रखिएगा इसमें ब्लू फ्लेम पैदा होता है, पेल ब्लू फ्लेम। अब पेल का मतलब होता है बेटा फीका फीका ब्लू, है ना। तो फीका रंग का जो ब्लू रंग होता है, पेल ब्लू फ्लेम पैदा होता है। ये बात याद रखिएगा जब एक्सेस में एयर दीजिएगा इथीन के साथ। तो होप सो आप लोगों को समझ में आई होगी ये टॉपिक, मैंने जो समझाया आप लोगों को, ये पूरी प्रॉपर्टी इथीन की थी। मैंने यूज़ ऑफ इथीन नहीं बताया, यूज़ ऑफ इथीन में पहले भी थोड़े थोड़े करके बता चुका हूँ। जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑक्सी इथिलीन फ्लेम में यूज़ होता है, कटिंग वेल्डिंग मेटल ऑफ इसमें यूज़ होता है, मेकिंग पॉलीथीन में यूज़ होता है। तो इस टाइप के यूज़ होते हैं हमारे इथीन की, जो मैंने आपको बता दिया। और आपको मालूम है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा, और याद रखना है तो ये इनफ्लेमेबल होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील ये गैस है, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी जो स्मेल जो होती है वो फेंट स्वीटिश स्मेल होती है, याद रखिएगा, ठीक ना। और ये पानी में बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होता, ये अल्कोहल में, ईथर में, इस टाइप की चीज़ों में सोल्यूबल होता है, याद रखिएगा। इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होती है, माइनस में होती है, -100 डिग्री सेल्सियस, -100। इसकी मेल्टिंग पॉइंट आई थिंक सो, जहाँ तक मेरे को लगता है बॉइलिंग पॉइंट इसकी -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है, और बॉइलिंग
मेल्टिंग पॉइंट भी माइनस 160 150 के करीब करीब है। तो काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसकी होती है बच्चा। होप सो मुझे लगता है ये वीडियोज़ आपको बहुत हेल्प करेगा, फ्यूचर में गाइडलाइंस करेगा आप लोगों को। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है बच्चा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।